नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। मैं आंचल श्रीवास्तव लेकर हाजिर हूं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के स्वास्थ्य को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शरद पवार से फोन पर बातचीत की है, उनकी सेहत की जानकारी ली है और जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। 85 वर्षीय शरद पवार की सीने में आक्रमण और सांस लेने में तकलीफ के चलते पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में भर्ती उनको कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत फिलहाल स्थिर है और सभी जरूरी पैरामीटर सामान्य हैं। बताया गया है कि लगातार यात्राओं के कारण उन्हें थकान और सीने में जमाव की समस्या हुई है। सांसद सुप्रिया सुले ने जानकारी दी कि शरद पवार को एंटीबायोटिक का 5 दिन का कोर्स दिया जा रहा है और वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर नहीं है। उन्हें आईसीयू में रखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। रिपोर्ट आने के बाद आगे के इलाज पर फैसला लिया जाएगा। अगली खबर असम से आ रही है। असम कांग्रेस को 2026 विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। असम कांग्रेस कैंपेन कमेटी 2026 के वाइस चेयरमैन सीनियर स्पोक्स पर्सन है। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर डॉक्टर संजू बोरुआ ने पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर संजय बरुआ लंबे समय से कांग्रेस संगठन से जुड़े हैं और पार्टी के अहम पदों पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। उनके इस्तीफे के बाद असम कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में हलचल तेज हो गई है। हालांकि इस्तीफे के पीछे की वजहों को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन चुनाव के साल में वरिष्ठ नेता का पार्टी छोड़ना कांग्रेस के लिए राजनीतिक रूप से बड़ा झटका माना जा रहा है। अगली खबर दिल्ली से आ रही है। आज संसद भवन परिसर में राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में एक अहम बैठक हुई है, उनके कार्यालय में। और इस बैठक में भारतीय गुट के विभिन्न नेताओं ने हिस्सा लिया है और देश की राजनीति परिस्थितियों पर विशेष चर्चा हुई है। विशेष रूप से लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी इस बैठक में उपस्थित रहे वहां पे। और सूत्रों के अनुसार बैठक का मकसद सामूहिक रणनीति और आगे की राजनीतिक कार्रवाई पर सहमति बनाना था। अगली खबर राजस्थान के धौलपुर से आ रही है। राजस्थान पुलिस की कार्यशैली को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। धौलपुर जिले के बसई डाक थाने में हालात उस समय उजागर हुए जब बड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक जसवंत सिंह गुर्जर अपनी फरियाद लेकर थाना पहुंचे। और इसमें हैरानी की बात इसमें यह है कि पूरे थाने में एक भी पुलिसकर्मी वहां मौजूद नहीं था, ना ड्यूटी ऑफिसर, ना संतरी और ना ही कोई जिम्मेदार अधिकारी वहां पे दिखाई दिया। ये स्थिति ऐसे समय में सामने आई है जब 2 फरवरी को राजस्थान पुलिस के डीजीपी ने स्पष्ट संदेश दिए थे कि पूरे प्रदेश में एसएसपी और आईजीपी स्तर के जो अधिकारी हैं वो 15 दिन के भीतर सभी थानों का निरीक्षण करेंगे। बावजूद इसके धौलपुर में जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। विधायक की मौजूदगी में खाली थाना पुलिस प्रशासन की लापरवाही को उजागर करता है। एसएचओ ने संपर्क करने पर जवाब मिला कि पुलिसकर्मी आ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि थाने की पूरी तरह खाली कैसे छोड़ दिया गया। जो थाना है उसको पूरी तरह से खाली कैसे छोड़ दिया गया, और यह पूरा मामला अब पुलिस की जवाबदेही पर सीधा सवाल बन गया है। धौलपुर से जो खबर आ रही है उसमें पुलिस की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े हो गए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विनीत ठाकुर, ब्यूरो चीफ राजस्थान से जुड़ चुके हैं। विनीत, जो ये खबर धौलपुर से आ रही है कि कोई भी पुलिस अधिकारी वहां मौके पर मौजूद नहीं था, जो पूरा थाना था वो खाली पड़ा हुआ था, क्या कुछ इस पर जानकारी और ये क्या पूरा मामला था? चल बताना चाहूंगा, राजस्थान पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल उठे हैं। राजस्थान पुलिस के डीजीपी ने कुछ दिन पहले आदेश किया था कि हर थाने और हर उस एसपी द्वारा निरीक्षण 15 दिन के अंदर निरीक्षण किया जाए, लेकिन धौलपुर के अंदर कुछ अलग ऐसा नजारा देखने को मिला है जहां पर वाड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक जसवंत सिंह गुर्जर अपनी फरियाद को लेकर थाने पहुंचे थे, लेकिन थाने के अंदर एक भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं दिखाई दिया।
वही आपको बता दें कि विधानसभा क्षेत्र के टांग में चल रहे निर्माण कार्य को लेकर विधायक जी वहां पर निरीक्षण करने गए थे। उसी के दौरान थाने का भी उन्होंने निरीक्षण किया, लेकिन पुलिस कर्मियों के मौजूद न होने की वजह से वो अपनी नाराजगी उन्होंने जताई है। विनीत, ये जो खबर है इससे यही समझ में आता है कि डीजीपी के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। मतलब किसी अधिकारी के जो उसने बोला है कि निरीक्षण किया जाएगा, उसके बावजूद अगर थाने में कोई मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये है कि डीजीपी के जब आदेश की ही अवहेलना की जा रही है, एक तरीके से ये कह सकते हैं। जी अचल, बताना चाहूंगा, जिस तरह से डीजीपी द्वारा कुछ दिन पहले एक आदेश जारी किया था कि एसपी को भी और आईजी को भी, जितने भी आईजी राजस्थान के अंदर और एसपी है, उनको कहा गया था कि हर थाने का 15 दिन के अंदर निरीक्षण किया जाएगा और कमियों को देखा जाएगा। लेकिन धौलपुर में ऐसे थाना जो पहाड़ी बछेड़ी है, वहाँ पर देखा गया है कि पुलिसकर्मी जो भी हैं थाने के अंदर एक भी वहाँ मौजूद नहीं है। अगर कोई घटना होती है या जो अपराधी उसमें अंदर होते हैं, अगर वो भागते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? वहाँ पर रजिस्टर होते हैं, FIR होती है, अगर वो रजिस्टर भी गायब होती है, उसका जिम्मेदार आखिर होगा कौन? लेकिन उसके बावजूद भी डीजीपी के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो इसका जिम्मेदार कहीं न कहीं पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल उठ रहा है। और वहीं जब विधायक वहां पहुंचते हैं तो विधायक द्वारा SHO को फोन किया जाता है। SHO कहते हैं कि वहां पर 2 पुलिसकर्मी मौजूद है, लेकिन पूरे थाने का जब निरीक्षण किया गया तो वहां एक भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं दिखाई दिया। विनीत, क्या इस पर जो पुलिस है उस पर कोई कार्रवाई की गई है या अभी तक कुछ ऐसा बयान, आधिकारिक बयान सामने आया है कि आखिर ये पूरा जो खाली पड़ा था, जो पुलिस स्टेशन वो पूरा खाली क्यों पड़ा था? इस पर कोई आधिकारिक बयान अभी तक सामने आया? अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं ये डीजीपी के जो आदेशों की धज्जियां उड़ाई हैं, वो कहीं ना कहीं एक एसपी और आईजी के ऊपर की कार्यशैली को भी लेकर सवाल उठ रहा है कि वहां से अगर ऊपर से आदेश आते उसके बावजूद भी निरीक्षण नहीं किया गया, और निरीक्षण नहीं किया गया जिसकी वजह से जो पुलिस कर्मी है थाने के अंदर जो है, उनके अंदर एक जो मेन सीनियर अधिकारी होते हैं उनका कोई भी उनके अंदर डर रहे नहीं है कि अगर वो अधिकारी आते हैं या कोई बोले अपराधी वहां से भाग जाता है तो जिम्मेदार कौन होगा। फिर कहीं ना कहीं एक जो पुलिस को लेकर कार्यशैली को लेकर सवाल उठता जा रहा है। विनीत, इसमें एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब डीजीपी और विधायक के जाने के या फिर निरीक्षण करने गए उस पर उनको कोई डर नहीं है, तो जो आम जनता है उसका क्या डर होगा या उसके लिए वो क्या सेवा करते होंगे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल निकल कर सामने आ रहा है। ये आपने आपसे सही कहा कि लेकिन जैसे देखा जाए तो बीजेपी की तो आदेशों की इन्होंने बिल्कुल अवहेलना की है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पुलिस के जो आला अधिकारी और भी होते हैं वो भी वहाँ मौजूद नहीं है। मुंशी भी नहीं है, कांस्टेबल नहीं है और SHO भी नहीं है, दरोगा भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं पूरा थाना जो खाली है। अगर वहाँ कोई दुर्घटना होती है या कोई बड़ा कांड होता है तो उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं धौलपुर पुलिस होगी। धौलपुर SP को भी यही संज्ञान में अभी डाला गया, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से वहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थे? जी विनीत, ये बड़ा सवाल है और लगातार इस तरीके के जो सवाल है वो उठाए जाएंगे। धौलपुर से जो खबर है वो बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। धौलपुर से जो ये खबर है, अब पुलिस की जवाबदेही पर इसमें सीधा सवाल बन जाता है कि आखिर जो थाना था वो क्यों खाली था? विधायक के निरीक्षण करने पर कोई भी उस थाने पे मौजूद नहीं था। अगली जो खबर आ रही है वो अहिल्या नगर से आ रही है। अहिल्या नगर जिले के कोपर गांव शहर के लक्ष्मी नगर क्षेत्र में एक दुखद घटना सामने आई है। यहां रहने वाली ज्योति प्रकाश त्रिभुवन की पानी की मोटर चालू करते समय करंट लगने से उनकी मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद इलाके में शोक की लहर फैल गई। शहर में पीने के पानी की आपूर्ति बेहद कम है और पानी केवल 4 दिन में एक बार ही मिलता है। सूत्रों के अनुसार ज्योति इसी समस्या से निपटने के लिए मोटर चला रही थी, तभी यह हादसा घटित हो गया। अगली खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र के जालना में नगर निगम की विशेष सभा में पहली बार महापौर और उप महापौर का चयन किया गया है, जिसमें दोनों पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। इस मौके पर वंदना अरुण मगरे को जालना की पहली महापौर और राजेश रामभाऊ राउत को पहला उमर महापौर घोषित कर दिया गया है। विशेष सभा नगर निगम के नवनिर्मित सभागृह में आयोजित की गई है, जिसकी अध्यक्षता पीठासीन अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी रमेश मिसाल ने की है। सभा में विभिन्न राजनीतिक दलों के पार्षद भी वहां पे मौजूद रहे।
भावना ही आहे की सगळे वरिष्ठांचे आभार आहे आणि सर्व जालन्याचा विकास हाच अजेंडा राहील. स्वच्छता आणि गुन्हेगारी यावर प्रमुख लक्ष राहील. रस्ते नाल्या सगळं याकडे पूर्ण लक्ष आम्ही महापौर आणि उपमहापौर आणि सगळे आमचे नगरसेवक आम्ही पूर्ण जालना जितकं चांगलं करता येईल तेवढा करू. आज तुमच्या दोघांची अधिकृत महापौर आणि उपमहापौर म्हणून निवड झाली आहे. हो. अगली खबर कोटा से आ रही है। कोटा में इमारत गिरने से हुई मौतों के बाद अब इस संवेदनशील मुद्दों पर संवेदना से ज्यादा सियासत हावी होती दिख रही है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कोटा दक्षिण ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है, लेकिन इसके साथ ही सवाल भी उठने लगे हैं कि स्थानीय लोग पूछ रहे हैं कि जब अवैध इमारतें नियमों को तोड़कर बन रही थी तब ये नेता कहां थे। आरोप है कि निर्माण के वक्त ना कोई विरोध हुआ, ना चेतावनी और ना ही जन सुरक्षा की आवाज उठी। अब हादसे के बाद ज्ञापन और बयानबाजी को जो लोग दिखावटी मान रहे हैं। शहर में चर्चा की है कि अगर समय रहते अवैध निर्माण रोके जाते तो शायद जाने न जाती। इस बीच कांग्रेस नेताओं के ज्ञापन को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। सवाल अब सिर्फ नगर निगम पर नहीं बल्कि उन नेताओं पर भी है जो हादसे से पहले खामोश थे और अब जनहित की बात कर रहे हैं। अगली खबर औरैया से आ रही है। औरैया जनपद के फूफंद थाना क्षेत्र में गांव की युवती रविवार की रात अचानक घर से लापता हो गई। सुबह परिजन जब कमरे में पहुंचे तो बिस्तर पर सांप की केचुली देखकर हैरान रह गए। इसके बाद पूरे गांव में अफवाह फैल गई कि युवती नागिन बनकर गायब हो गई। थाना पुलिस ने सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। सूत्रों की बात करें, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसके अनुसार युवती अपने परिवार द्वारा कहीं और शादी तय करने की तैयारी से नाराज थी और उसने घर से जाने से पहले ये फिल्मी अंदाज में नाटक किया। उसने जानबूझकर बिस्तर पर सांप की केचुली रखी ताकि लोगों में भ्रम फैल सके। फिलहाल पुलिस युवती की तलाश में जुटी है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। अगली जो खबर आ रही है वो चित्रकूट से आ रही है। चित्रकूट में भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष राम सिंह राही के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने कलेक्ट्रेट परिसर सोनपुर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। किसानों ने बंदरों और बारंजों के आतंक के कारण अपनी फसल और आम जनमानस को होने वाली नुकसान की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि चना, अरहर, गेहूं और सब्जियां जैसी फसलें बड़े पैमाने पर नष्ट हो रही हैं और बच्चे तथा महिलाओं का स्कूल और खेतों में जाना मुश्किल हो गया है। जिलाध्यक्ष ने गौशालाओं से जानवरों को नहीं छोड़ने की मांग की है और फसल बीमा एवं ओला अतिवृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा देने की भी बात रखी है। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने किसानों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए समाधान दिलाने और शासन स्तर पर बंदरों की समस्या को लेकर कार्य योजना तैयार करने का आश्वासन दिया है। अगली खबर बिजनौर से आ रही है। बिजनौर के थाना धामपुर क्षेत्र के टीचर्स कॉलोनी इलाके में राज्य पक्षी सारस उड़ते समय चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया और घायल हो गया। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर पक्षी का रेस्क्यू किया और उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाकर प्राथमिक उसका उपचार किया। पशु चिकित्सकों की टीम ने सारस का इलाज किया और अधिकारियों ने कहा कि सीएम योगी के आदेश के बावजूद चाइनीज मांझे की जो बिक्री है वो अभी तक जारी है, जो पक्षियों और अन्य जानवरों के लिए खतरा बनी हुई है। और ये पूरी घटना पक्षियों की सुरक्षा को लेकर एक गंभीर चिंता भी पैदा कर देती है। अगली जो खबर आ रही है वो हापुड़ से आ रही है। हापुड़ के गढ़ कोतवाली क्षेत्र के हिरणपुर गांव से लौटते हुए पूर्व मंत्री और 3 बार विधायक रह चुके बीजेपी नेता मदन चौहान पर कार सवार बदमाशों ने जानलेवा हमला किया। ये घटना सगाई समारोह से लौटते समय हुई है, जिसमें इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है और अपराधियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस प्रशासन ने क्षेत्र की सुरक्षा कड़ी कर दी है और इस पूरी घटना ने स्थानीय लोगों में भी चिंता बढ़ा दी है।
मैं मदन चौहान सबको नमस्कार करता हूं। आज दिनांक 9 फरवरी 2026 को मैं अपनी गाड़ी इनोवा से अपने गनर के साथ गांव हिरनपुरा में जितेंद्र के परिवार में कोई सगाई समारोह था, मैं वहां सम्मिलित होने जा रहा था। मेरे प्रिय भी रणधीर सिंह मेरे साथ थे। मैं जैसे एक्सप्रेस वे से और गांव में जाने को था तो बीच में ही 2-3 लड़के खड़े थे और एक लड़के के हाथ में 2 पिस्टल थी, एक हाथ में एक हाथ में दूसरी। हम सीधे अपने रास्ते से जा रहे थे। साइड में एक गाड़ी खड़ी थी, वो सफेद कलर की 8710 नंबर की फॉर्चुनर। तो जैसे ही गाड़ी हमारी क्रॉस हुई तो उन्होंने हमें बहुत गालियों से रोका और रोक के एकदम शीशे में पिस्टल को लगा करके टाइगर जोर से दबाया। जो हमारी चारों में हमने आवाज सुनी तो हमें लगा कि गोली चल गई, लेकिन वो गोली मिस हुई या क्या हुआ, गोली नहीं चली। जैसे ही शीशे में आवाज हुई और वो एकदम से झपटे तो हमारे गनर उतरे और उन्होंने जैसे ही ललकारना शुरू किया तो वो भाग करके गाड़ी में चुप गए। थाना गढ़मुक्तेश्वर के गांव हिरनपुरा में एक वैवाहिक समारोह था, जिसमें कल रात्रि लगभग 9 बजे के आसपास माननीय पूर्व मंत्री जी श्री मदन चौहान जी भी वहां पर आमंत्रित थे और गए थे। उनका कहना है कि जब वो गांव में प्रवेश कर रहे थे तो इस शादी के स्थल के पास में ही एक सफ़ेद फॉर्च्यूनर कार से कुछ लोगों ने निकल के इनके साथ अभद्रता करी और ड्राइवर साइड से जो शीशा चढ़ा हुआ था उधर से कुछ पिस्टल दिखा करके उसका ट्रिगर दबाया। इस पे मैंने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। माननीय पूर्व मंत्री जी से मेरी वार्ता भी हुई है, उनसे भेंट भी मैंने करी है। उनसे तहरीर लेकर के इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। वे पूरी तरह से सुरक्षित है। हमको जो क्लूज मिले हैं इसमें इन जिन लोगों ने ये घटना कारित करी है उनको मैं जल्दी गिरफ्तार करके इस पर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। अगली खबर मुजफ्फरनगर से आ रही है। मुजफ्फरनगर के थाना नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के बझीड़ी गांव में मस्जिद के इमाम को लेकर पुरानी रंजिश फिर भड़क उठी है। 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें लाठी डंडे और पत्थरबाजी की गई। एक पक्ष ने दूसरे के सामने हवाई फायरिंग भी की। हाजी मूसा और फूल मियां के पक्ष इस झड़प में शामिल रहे। इस पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने इलाके में शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी है और दोनों पक्षों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। अगली खबर अहिल्यानगर से आ रही है। अहिल्यानगर जिले के कोपर गांव तालुका अंतर्गत सुरे गांव शिविर में गन्ना कटाई के दौरान बिबट्या ने 33 वर्षीय मजदूर नीमचंद, जिसका नाम है, उसे हरी जादव पर उस पर हमला कर दिया है। इस पूरे मामले में मजदूर के हाथ और सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। घटना के समय आसपास मौजूद अन्य मजदूरों ने शोर मचाकर बिबट्या को भगाया और घायल नीमचंद जादव को तुरंत कोपर गांव के ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज अभी जारी है। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर इलाके का निरीक्षण किया और जो बिबट्या को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लेकर लगाया और आगे की कार्रवाई भी उसने शुरू कर दी है। साथ ही स्थानीय नागरिकों ने सतर्क रहने से अपील की गई है कि वो सतर्क रहें, सावधान रहें। अगली खबर आ रही है चित्रकूट से। चित्रकूट के थाना राजापुर क्षेत्र में पुलिस ने युवती के साथ दुष्कर्म मामले वाले जो आरोपी है, जिसका नाम राजेश कुमार है उर्फ रज्जन, को गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई अपर पुलिस अधीक्षक सत्यपाल सिंह के निर्देशन में और क्षेत्राधिकारी राजापुर राजकमल के पर्यवेक्षण में की गई है। जानकारी के अनुसार बीते दिन 3 दिन पूर्व युवती मंदिर में दीपक जलाने गई थी और परिक्रमा के दौरान पीछे गई, तभी आरोपी ने घात लगाकर उसका हाथ और मुंह दुपट्टे से बांध दिया और उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया गया। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और न्याय सुनिश्चित करने के लिए पूरी तत्परता दिखाई जा रही है। देखिए, जैसा कि आपके संज्ञान में है, एक व्यक्ति राजेश कुमार ने एक बालिका के साथ कल रेप की घटना कारित की थी। आज उसने अभियुक्त को राजापुर थानाध्यक्ष की अध्यक्षता में बनी टीम ने गिरफ्तार कर लिया है।
और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, जैसा कि आपके संज्ञान में है, एक व्यक्ति राजेश कुमार ने एक बालिका के साथ कल रेप की घटना कारित की थी। आज उसमें अभियुक्त को राजापुर थानाध्यक्ष की अध्यक्षता में बनी टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर जालौर से आ रही है। जालौर के भीमाल उप जिला अस्पताल के पीछे उस समय अफरा तफरी मच गई जब मोर्चरी के पास वेस्टेज और झाड़ियों में भीषण आग लग गई। आग की लपटें और धुआं उठता देख अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही दमकल और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और एसडीएम मोहित कासनिया और बीसीएमओ दिनेश जाबड़ाड़ी भी घटनास्थल पर पहुंचे। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर थोड़ा काबू पाया। गनीमत इसमें यह रही कि समय रहते आग बुझा ली गई, जिसमें एक बड़ी घटना टल गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका। एहतियातन के तौर पर अस्पताल के ऊपरी हिस्से को सील कर दिया गया है और प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अभी के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।